एक बहुत मशहूर विचारक ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं बल्कि मन को सोचने के लिए ट्रेन करना है। और आज की हमारी बातचीत, हमारी ये चर्चा बिल्कुल इसी ट्रेनिंग से जुड़ी है। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसने भारत की शिक्षा, भाषा और शायद हमारी सोच की जड़ों को हमेशा के लिए बदल दिया। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हमारी स्पेशल सीरीज में ये तीसरा और एक बेहद जरूरी टॉपिक है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर एक बहुत ही गहरी और क्रिटिकल चर्चा करने वाले हैं। विषय है मैकॉले का भूत। देखिए, जब भी लॉर्ड मैकॉले का नाम आता है तो तीन चीजें फौरन दिमाग में कौन देती हैं। अंग्रेजी भाषा का दबदबा, हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और एक अन इंडियन माइंडसेट। एक अभारतीय मानसिकता। तो चलिए आज इसी भूत की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इन आरोपों में कितना दम है। अक्सर होता यह है कि जैसे ही मैकॉले का जिक्र आता है, जो लोग अंग्रेजी या मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं वो एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करता है। सवाल ये है कि क्या हमें मैकॉले के कॉलोनियल इरादों में ही उलझे रहना चाहिए या फिर हमें उनके किए गए कामों के असर को, उसके इफेक्ट्स को आज अपनी समझ से, अपनी आजाद बुद्धि से देखना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर ये डिस्कशन फैसिनेटिंग हो जाता है। एक तरह से लेख हमें कह रहा है कि हमें थोड़ी देर के लिए मैकॉले के भूत का वकील बनना पड़ेगा। अच्छा। अगर हम सच में डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, अपने विचारों को उपनिवेशवाद से मुक्त करने की बात करते हैं, तो हमें मैकॉले के उस फेमस मिनट के असर को अपने लॉजिक पर तौलना होगा। सिर्फ उनके इरादों को गाली देकर काम नहीं चलेगा। हमें देखना होगा कि जो हुआ उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, तो चलिए इसी नजरिए से पहली और सबसे बड़ी आलोचना से शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा। आरोप ये है कि अंग्रेजी ने हमारी भारतीय भाषाओं को कुचल दिया, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। ये तो हम आज भी अपने आसपास देखते हैं। हाँ, ये आरोप सबसे कॉमन है, लेकिन जमीनी हकीकत, जैसा कि ये सोर्स बताता है, कुछ और ही कहानी कहती है। अच्छा। पहली बात तो ये कि भारत में ज्यादातर लोगों के लिए अंग्रेजी कभी भी उनकी पहली भाषा नहीं बनी, आज भी नहीं है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जिस अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं का हत्यारा माना जाता है, लेख के मुताबिक उसने असल में हमारी भाषाओं को एक नई जिंदगी दी। एक मिनट, ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग है। नई जिंदगी? वो कैसे? हाँ, मतलब जिसे हम विलन समझ रहे थे वो असल में एक अनचाहा हीरो निकला। एक तरह से कह सकते हैं। हुआ ये कि अंग्रेजी के कांटेक्ट में आने से इंडियन लैंग्वेजेस के स्पीकर्स को अपनी ट्रेडिशंस को रीऑर्गेनाइज, मॉडर्नाइज और शापन करने की हुई। उन्हें अपनी भाषाओं को नए विचारों और नई दुनिया के लिए तैयार करना पड़ा। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन सबूत हमारे शुरुआती समाज सुधारक है, ज्योतिराव फूले को देखिए। उन्होंने अपने इतने बड़े पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए मराठी को अपना हथियार बनाया। दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिल को चुना। और बाल गंगाधर तिलक का भी जिक्र है ना, उन्होंने तो अंग्रेजी में अखबार शुरू किया था। बिल्कुल। तिलक ने महाराष्ट्र नाम से अंग्रेजी पत्रिका जरूर शुरू की, लेकिन उनकी असली राजनीति, उनकी ग्रास रूट्स वाली सोच, वो उनकी जबरदस्त मराठी में ही आकार लेती थी। अच्छा। तो ये एक तरफा हमला नहीं था। अगर हम इसे सिर्फ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के नैरो लेंस से न देखें, तो हमें एक बहुत रिच टू वे ट्रैफिक दिखाई देता है। टू वे ट्रैफिक मतलब अंग्रेजी लिटरेचर का हमारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा था, और साथ ही हमारे ही लोग अपनी कहानियां, अपने दर्शन को अंग्रेजी में दुनिया तक पहुंचा रहे थे। तो भाषाओं ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और दोनों ही ज्यादा अमीर हुई। तो एक कमाल की बात है कि भाषा के स्तर पर अंग्रेजी ने हमें तोड़ने के बजाय एक तरह से जोड़ा और समृद्ध किया। हाँ। लेकिन क्या यही बात शिक्षा के बारे में भी कही जा सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम ने हमें अपनी जड़ों से ही काट दिया। इस पर लेख क्या कहता है? ये दूसरा बड़ा और शायद ज्यादा इमोशनल आरोप है। लेकिन यहाँ भी लेख हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाकर एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। 19वीं सदी में जब मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत हुई, तो असली लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि शिक्षा इंडियन हो या वेस्टर्न। तो फिर किस बात पर थी? असली लड़ाई और विवाद का मुद्दा था पहुंच, यानी एक्सेस। सवाल ये था कि शिक्षा हासिल करने का हक किसे है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आम धारणा तो यही है कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वो पश्चिमी थी, हमारी संस्कृति के खिलाफ थी। हाँ, और यह लेख इसी आम धारणा को चुनौती देता है। और वो भी बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स के साथ, है ना? बिल्कुल।
जैसे उस वक्त के मद्रास प्रांत में जब सी राजा गोपालाचारी यानी राजा जी ने एक एजुकेशन स्कीम पेश की तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि विरोध इसलिए नहीं हुआ कि वो पश्चिमी शिक्षा थी, विरोध इसलिए हुआ क्योंकि पिछड़े वर्गों को डर था। क्या डर था? उन्हें डर था कि उस स्कीम के तहत उन्हें उनके पारंपरिक पुश्तैनी कामों में ही फंसा दिया जाएगा। ओहो। और उन्हें मॉडर्न एजुकेशन के दरवाजे तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। उनकी लड़ाई एक्सेस की थी। वाह। मतलब वो कह रहे थे कि हमें भी वही मॉडर्न एजुकेशन चाहिए जो दूसरों को मिल रही है। एग्जैक्टली। और इससे भी ज्यादा दिल को छूने वाला उदाहरण ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले का है। हाँ, ये तो सोचिए, जब वो महिलाओं और निचली कही जाने वाली जातियों के लिए स्कूल खोल रहे थे तो समाज के ठेकेदारों ने उन पर पत्थर, कीचड़ और यहाँ तक कि गोबर फेंका। सिर्फ स्कूल खोलने के लिए? हाँ, ये विरोध वेस्टर्न शिक्षा के खिलाफ नहीं था, ये विरोध इस बात के खिलाफ था कि शिक्षा का हक उन लोगों को क्यों दिया जा रहा है जिन्हें हजारों सालों से इससे दूर रखा गया था। तो असली लड़ाई ज्ञान के स्वरूप पर नहीं, ज्ञान के अधिकार पर थी। बिल्कुल। ये वाकई एक गहरा पॉइंट है कि समस्या शिक्षा में नहीं बल्कि समाज के अपने ढांचे में थी। हाँ। लेकिन उस आरोप का क्या कि इस शिक्षा ने हमारे अंदर अपनी ही परंपराओं को लेकर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया। ये तो एक बहुत ही आम शिकायत है। बिल्कुल, और ये बहुत वैलिड सवाल है। इस पर लेख के लेखक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक जरूरी बात कहते हैं। क्या? वो बताते हैं कि वो खुद एक लोकल लैंग्वेज के स्कूल में पढ़े, लेकिन उनके स्कूल ने कभी भी भारत के अतीत, उसकी कल्चर या उसकी हीरोज को लेकर कोई हीन भावना, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का वो पैदा नहीं किया। तो फिर ये अपनी जड़ों से कट जाने वाली बात, ये हीन भावना की शिकायत आई कहां से? श्रुत के मुताबिक ये समस्या मैकॉले की शिक्षा से ज्यादा भारतीय समाज की अपनी स्ट्रक्चर की देन है। मतलब एक जातिगत पूर्वाग्रह, एक कास्ट बायस तो हमारी एजुकेशन में था, जहां परंपराओं और इतिहास को उच्च जातियों की पसंद और नजरिए से पेश किया जाता था। ओके। अब इसके लिए मैकॉले को दोष देना तभी सही होगा जब हम ये भी मान लें कि इन उच्च जातियों ने अपनी पावर को बचाने के लिए मैकॉले की व्यवस्था के साथ एक तरह से हाथ मिला लिया था। असल में मॉडर्न एजुकेशन ने ही हमें वो टूल्स भी दिए जिससे इस कास्ट बायस को चैलेंज किया जा सका। समझ गया। तो आप कह रही हैं कि मैकॉले ने एक सिस्टम बनाया और हमारे समाज के एक तबके ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल। चलिए, इसी से जुड़ी तीसरी और शायद सबसे बड़ी बहस पर आते हैं, जिसे हम मैकॉले माइंडसेट या मैकॉले की मानसिकता कहते हैं। ये वो आरोप है कि अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसे भारतीय तैयार किए जो दिखते तो भारतीय थे पर सोचते अंग्रेजों की तरह थे। हाँ, ब्राउन साहब, जिन्हें हम मजाक में या कभी-कभी गुस्से में ब्राउन साहब भी कहते हैं। लेख इस आरोप के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये ब्राउन साहब वाली बात तो कहानियों और फिल्मों में बहुत चली है। आर्मी और सिविल सर्विसेज के एलीट क्लास पर बनी कहानियों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। बिल्कुल। लेकिन सोच हमें एक मजेदार बात याद दिलाता है। क्या? वो ये कि ज्यादातर मौकों पर हमारे सिनेमा और लिटरेचर ने इस गुलाम मानसिकता का मजाक उड़ाया है, उसे ग्लोरीफाई नहीं किया। कोई उदाहरण है इसका? सबसे क्लासिक उदाहरण है वो मशहूर गाना, साला मैं तो साहब बन गया। हाँ बिल्कुल। अब ये गाना साहब बनने का जश्न नहीं मना रहा है। नहीं, ये तो व्यंग्य है। ये उस मानसिकता पर एक जोरदार व्यंग्य है, एक कटाक्ष है। ये दिखा रहा है कि आम समाज इस बदलाव को कैसे देख रहा था, एक नकल के तौर पर जिसकी आलोचना होनी चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्या ये ब्राउन साहब वाली मानसिकता सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित थी या असल में भी थी? देखिए, ब्राउन साहब पैदा जरूर हुए, जैसे हर सिस्टम में पावर और इनइक्वालिटी के सिंबल पैदा होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो लेख कहता है वो ये है कि इस बात के सबूत बहुत कम है कि भारतीय एलीट क्लास या आम जनता ने असल में अपनी भारतीयता छोड़ दी थी, चाहे वो अच्छी चीजें हों या बुरी। हाँ, मतलब ऊपरी तौर पर पहनावा या भाषा बदल गई होगी, लेकिन अंदर का कोर कनेक्शन बना रहा। बिल्कुल। क्या रामायण और महाभारत से हमारा गहरा लगाव खत्म हो गया? नहीं। क्या भगवत गीता के साथ हमारा फिलॉसफिकल कनेक्शन टूट गया? बिल्कुल नहीं। क्या भारतीय दर्शन में मोक्ष या निर्वाण की खोज बंद हो गई? और दुर्भाग्य से क्या जाति और जातिवाद से हमारा जुड़ाव खत्म हो गया? नहीं नहीं, ये सब चीजें वैसी की वैसी रहीं, बल्कि और मजबूत हुईं। तो क्या कुछ हजार ब्राउन साहब पैदा हो जाने से भारत ने अपनी आत्मा बेच दी? स्रोत के अनुसार नहीं। स्रोत के अनुसार इसका जवाब है एक जोरदार नहीं। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर देखें, भाषा, शिक्षा और मानसिकता, तो कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें बताई जाती है। बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर मैकॉले आज भारत वापस आए तो वो क्या देखेंगे?
क्या वो खुश होंगे कि उनका मिशन कामयाब रहा? लेख का कंक्लूजन यही है कि अगर मैकॉले आज भारत आ जाएं, तो वो बहुत निराश होंगे। निराश होंगे? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि भारतीयों ने उनके दिमाग को गुलाम बनाने वाले कॉल पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीकों से रिएक्ट किया। ये सीधी सीधी नकल या इमिटेशन नहीं थी, बल्कि ये एक गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक आत्मनिरीक्षण की ओर ले गया। आत्मनिरीक्षण, इसका क्या मतलब हुआ इस कॉन्टेक्स्ट के? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीयों ने वेस्टर्न आइडियाज को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। ओके। उन्होंने उसे अपनी कसौटी पर परखा, उसकी आलोचना की और उसे अपने हिसाब से ढाला। इस प्रोसेस ने सुधार को जन्म दिया। इसने ह्यूमन डिग्निटी का दावा करने की हिम्मत दी और अपना भविष्य खुद बनाने का। हाँ, अपने अतीत का झूठा दंभ भरे बिना अपना भविष्य खुद बनाने का एक शांत संकल्प पैदा किया। ये वो नया भारत था जो गीता की आलोचना करने या उसकी नई नई व्याख्या करने से नहीं शर्माता था। ये वो भारत था जो जरूरत पड़ने पर मनुस्मृति को जलाने से भी नहीं डरता था। ये वो भारत था जिसे B.R. अम्बेडकर के नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो पर गर्व था। सही है। इसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मॉडर्न आइडियल्स के लिए पश्चिम की ओर देखने के बजाय बड़े आत्मविश्वास से बुद्ध की ओर देखा। तो आप कह रही हैं कि हम न तो पूरी तरह पश्चिमी बने और न ही पूरी तरह पारंपरिक रहें। हमने एक नया रास्ता बनाया। एक नया रास्ता बनाया। एकदम सही। पिछले 200 सालों में भारत ने अपने अतीत की नींव को छोड़े बिना अपनी मॉडर्न सोल, अपनी आधुनिक आत्मा की खोज की है। कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई, जाति पर हमारी मुश्किल जंग, महिलाओं की गरिमा के लिए हमारा संघर्ष, ये सब एक मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी के ही तो हिस्से हैं। ये मैकॉले की नकल नहीं है। ये मैकॉले को हमारा जवाब है। तो फिर मैकॉले को आज भी इतना दोष क्यों दिया जाता है? हर बहस घूम फिरकर उन पर ही क्यों आ जाती है? और लेख के अंत में यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। क्या? मैकॉले आज बस एक बहुत उपयोगी पंचिंग बैग बन गए हैं। पंचिंग बैग? हाँ, जब भी भारतीयता के असली मतलब पर कोई मुश्किल बहस होती है, जब भी समाज के अंदर की कुरीतियों पर सवाल उठता है, तो कुछ असुविधाजनक विचारों और आकांक्षाओं को दफनाने के लिए मैकॉले के भूत को जिंदा कर दिया जाता है। ये मुश्किल सवालों से बचने का एक आसान शॉर्टकट है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो मैकॉले की विरासत, दिमागी गुलामी की कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अंग्रेजी और मॉडर्न एजुकेशन के संपर्क ने सिर्फ नकलची पैदा नहीं किए, बल्कि इसने आत्मनिरीक्षण, सुधार और एक यूनिक भारतीय आधुनिकता को जन्म दिया। ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हमने बाहरी असर को लिया, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर अपनाया। ये वाकई इस पूरे मुद्दे पर सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल मैकॉले के भूत पर। उम्मीद है इससे इस जटिल विषय पर एक बैलेंस्ड और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी। और अब, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सोचने के लिए एक विचार। जरूर। ये लेख तर्क देता है कि मैकॉले एक पंचिंग बैग है। जरा सोचिए, अगर हम इस पंचिंग बैग का इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो भारतीयता को परिभाषित करने की वो कौन सी असली आज की चुनौतियां हैं, जैसे जातिवाद, लैंगिक असमानता या वैज्ञानिक सोच की कमी, जिनका सामना करने के लिए हम आज मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की और भी गहरी चर्चाओं के लिए, जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके अपने क्या विचार हैं या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।